देखो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन के अंदर आयंस इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे किसी सॉल्ट को सॉल्युबल किया गया पानी में और उसके आयंस बन जाएं, तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा दैट विल बी आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा टॉपिक होता है चैप्टर के एंड में हमारे पास। इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए सॉल्ट दो तरह के होते हैं। सॉल्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इनके सॉल्युबिलिटी के रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो फिर मैंने सिल्मी कबाले सोपाम के लिहाज से मैंने आपको बताया था, किसी ने लिखा हुआ है तो ना सिल्मी कबाले सोपाम, सिल्मी कबाले सोपाम। तो ये मैंने आपको एक जादू मंत्र बताया था जिसके ज़रिए आपको याद रखना होता है कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी निकलती है। ये शायद कौन सा टॉपिक था, चैप्टर 3 था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया था आपको, वहाँ पर सॉल्युबिलिटीज़ बता रहा था अलग अलग चीज़ की। तो वो काफ़ी डिटेल लेक्चर है, उस पर भी कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है। तो सॉल्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल। अब मैं कंप्लीट सिल्मी कबाले सोपाम तो नहीं बता रहा, बस इतना देख लें कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं। 1A और 2A ग्रुप के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो सारे हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन 2A ग्रुप के हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ज़्यादा पानी में हल नहीं होते हैं। जैसे 2A ग्रुप के कार्बोनेट से मुराद मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में हल नहीं होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्रैक्टिकल आप करोगे सेकेंड ईयर का तो वहाँ आएगा कि CaSO3 में आप लिखोगे इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कैल्शियम तो 1A 2A के सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं सवाए कार्बोनेट्स के, कार्बोनेट्स हल नहीं होते हैं। और स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होंगे, जो पानी में कम हल होंगे। अब उनमें से आप 2A ग्रुप के कार्बोनेट्स आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, और साथ में लेड के जो सॉल्ट्स होते हैं और जो सिल्वर के सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे पास स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, जैसे AgCl हो गया, PbCl4 हो गया सारे। तो हमारे पास ये सारे स्पैरिंगली सॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम जो आता है बच्चों वो स्पैरिंगली में आता है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में कोई इक्विलिब्रियम रीच नहीं होती है, सिर्फ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर इक्विलिब्रियम रीच हो रही होती है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट में, चूँकि वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है डिजॉल्व्ड सॉल्ट और अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में। एक इक्विलिब्रियम आता है डिजॉल्व्ड सॉल्ट और अनडिजॉल्व्ड के बीच में, और वहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो बस इस स्लाइड में दो बातें याद हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं और स्पैरिंगली या स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट में स्टडी किया जाता है, लेस सॉल्युबल सॉल्ट में स्टडी किया जाता है, मोर सॉल्युबल में नहीं स्टडी किया जाता, क्योंकि वहाँ पर डिजॉल्व और अनडिजॉल्व सॉल्ट, देखो अगर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है तो रिएक्शन पूरा फॉरवर्ड चला जाता है, क्योंकि पूरा रिएक्टेंट फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। अनडिजॉल्व सॉल्ट पूरा डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल में क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि डिजॉल्व सॉल्ट तो मौजूद होता ही है पानी के अंदर, अनडिजॉल्व सॉल्ट भी होता है, इसलिए वहाँ पर हम आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, ठीक है। उससे पहले कि आप आगे जाओ आपको सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किससे कहते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर। अच्छा बच्चों एक चीज़ होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, ग्राम पर डीएम क्यूब तो नहीं, क्या होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एक चीज़ हमारे पास होती है मोलैलिटी, वो क्या, उसकी यूनिट क्या निकलती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर केजी, दिस इज मोलैलिटी। एक चीज़ हमारे पास होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी है सारे हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास होता है नॉर्मेलिटी। तो जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पर काम कर रहे होते हैं तो हमें मोलैरिटी पर काम करना होता है, लेकिन गिवन हमें सवाल में नॉर्मली क्या किया जाता है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो फ़र्क सिर्फ क्या है, यहाँ ग्राम है और यहाँ मोल है। और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, किससे डिवाइड किया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास से। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या वो मोलैरिटी बन जाएगी। तो मोलैरिटी को निकालने का सिंपल तरीका है सॉल्युबिलिटी से कि अगर ग्राम पर डीएम क्यूब में सॉल्युबिलिटी दी गई है तो आप क्या करें, उसको उस सॉल्ट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर मोल पर डीएम क्यूब में आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। फॉर्मूला समझ में आ गया ये, मोलैरिटी से कैसे सॉल्युबिलिटी से कैसे मोलैरिटी निकाल सकते हैं। या कभी अगर आपसे मोलैरिटी से सॉल्युबिलिटी निकालने बोल दें तो क्या करना पड़ेगा,
मोलर इनटू एंटी MFM करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी समझ में आएगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ में आएगा, KSP। एक और बार बता दो सॉल्युबिलिटी, देखो अब सिंपल पेपर बताना पड़ेगा, कहानी सुनानी पड़ेगी। मतलब देखो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ पानी में कितनी हल हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या कहलाता है भाई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। अब उसकी मिकदार आप किसी तरह से बता सकते हैं, अलग अलग यूनिट, अपनी तरफ से यूनिट ईजाद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किचन में खड़ा हुआ है तो किचन में बंदा है तो फिर अलग तरह से यूनिट हम निकाल रहे होते हैं। हम कहते हैं कि भाई 1 पतीली पानी में 2 चाय के चम्मच नमक डाल दो, तो अब जो सॉल्युबिलिटी निकल गई, 1 पतीली पानी में 2 चाय का चम्मच नमक, या एक तो आधे पतीली पानी में 1 चाय का चम्मच नमक, ये हो गया कंसंट्रेशन। बट किचन वालों के लिए, किचन की औरतों के लिए, हमारी अम्मियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, ठीक है। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ किचन, कि 1 पतीली पानी में कितना चम्मच का नमक का मसाले का ये सब डाला है। लैब में ऐसा नहीं बात करते 2 चम्मच NaCl डाल दो, ज़रा यार आधा चाय का चम्मच ज़रा HCl डाल दो, 2 खाने का चम्मच ये डाल दो, नहीं। टेबल स्पून टी स्पून में बात नहीं होती, वहाँ पर अलग ही बात करते हैं। वहाँ पर बात करते हैं जब हम किसी चीज़ को बताते हैं ना, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉलिड डिजॉल्व है, तो हम अलग अलग यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई सेंटर सॉल्युबिलिटी में बात करते हैं, कोई मोलरिटी में बात करता है, कोई मोलैलिटी में बात करता है, कोई नॉर्मेलिटी में बात करता है, और भी बड़े बड़े फंकार हैं। कोई मोल फ्रैक्शन में बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इतना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इतना है, 9 में पढ़ा होगा। कोई परसेंटेज कंपोजिशन में बात करता है, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन, दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो इतने सारे तरीके हैं क्या निकालने के भाई, ये सिर्फ कंसंट्रेशन को निकालने के, जिसमें से सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी हमारा आज का टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व है। 1 लीटर पानी लिया, उसमें तुमने 1 चम्मच 1 लीटर पानी लिया और 1 ग्राम नमक उसमें तुमने घोल दिया, तो उसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर लीटर नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर, ऐसा ही है। तो अब मोलैरिटी किसे कहेंगे, फिर कितने मोल नमक के आपने घोले 1 लीटर पानी के अंदर। अगर आपने 1 मोल नमक कितना ग्राम, 58.5 ग्राम, इतना 1 मोल इतना ही होगा ना, 58.5 ग्राम वजन करके, 1 मोल मतलब नमक वजन करके आपने पानी में घोल दिया 1 लीटर पानी में। अब ये जो सोल्यूशन बना वो 1 मोलर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बना, क्योंकि ये वो सोल्यूशन है जिसमें 1 लीटर पानी के अंदर 1 मोल नमक तुमने डाला है, तो दैट इज 1 मोलर यूनिट मोलर। आप कुछ और सा बना सर, अगर 2 चम्मच डाल दें सर 58.5 के बजाय सर कुछ और ग्राम डाल दें 100 ग्राम, तो ये फॉर्मूला लगा लो, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन, आ जाएगा मोलरिटी कितनी है, 0.5, 0.9, 0.8 कुछ भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें सवाल में जैसा सॉल्युबिलिटी दिया हुआ होता है, हम सॉल्युबिलिटी को डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास से, हमें मोलरिटी पता लग जाती है। क्योंकि आपको पता है ना कि मोल इसको बनाना है, ग्राम को मोल बनाना है, तो बस क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को MFM से डिवाइड कर दो, क्या ये मिलकर मोल नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। कुछ दिनों में एप्टीट्यूड है यार, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हिव्स कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मोल का मास का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आगे पीछे। आगे बढ़े, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं भाई। देखो एक सॉल्ट लिया हमने, AgCl पानी में घोला, थोड़ा सा घोला, 90% ऐसे रह गया, 10% घुल गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन गए, कैटाइन एनाइन, सही है। एक पॉइंट आएगा कि जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जब ये रुकना मतलब कुछ मैक्सिमम डिजॉल्व होगा, रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया। आज जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे, Kc बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। दिख रहा है Kc की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन सबको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो AgCl है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है, क्योंकि AgCl एक हद के बाद दोबारा और डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। Kc भी कांस्टेंट होता है, AgCl की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो हम दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं, AgCl की कंसंट्रेशन और Kc को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट साइड पर सिर्फ क्या बच जाता है, प्रोडक्ट बच जाता है। इस Kc और AgCl की कंसंट्रेशन को मिलाकर हम लोग क्या बना देते हैं, KSP, दैट इज S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले में डिवाइड बाय जो था वो कहाँ गया, तो पूछे सर डिवाइड बाय जो वो था प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो कहाँ चला गया, तो भाई उसको उठा के हमने Kc के साथ मल्टीप्लाई करके KSP बना दिया। यही बात याद रखने की है। तो 3 इस तरह से, अब देखो ना 3 चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है, एक साथ बता दे रहा हूँ।
रेट कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तो उसमें हम सिर्फ क्या लगाते हैं पता है? कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट के लगाते हैं। याद है किसी को चैप्टर 8? जब हम केसी निकाल रहे होते हैं तो, और जब हम केएसपी निकालेंगे तो फिर ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट लगता है, केसी में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, केएसपी में सिर्फ प्रोडक्ट लग रहा होता है बस, क्योंकि रिएक्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं यहाँ पर ले जाकर। और रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट इसलिए लग रहा होता है कि एक्टिव मास बस इसी का होता है, बिकॉज ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लग रहा होता है, रिवर्सिबल के लिए नहीं। सारी कहानी सुना चुका हूँ। तो ये केएसपी बराबर हो गया Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन। कोई भी सॉल्ट आ सकता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ 2Ag प्लस होता तो क्या कर देते? पावर पे लगाते। यहाँ 3Cl होता तो क्या कर देते? क्यूब लगा देते। तो वो तो हो जाएगा ये सब काम। तो इस केएसपी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये आयनिक कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। केएसपी की वैल्यू भी सेम वैसे ही, कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पे केएसपी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कौन सा रूल? थंब रूल। हाँ, समझ में आई बात? नहीं आ रही? आ रही है ना? बाकी अलम शलम मैंने बहुत कुछ लिखा, जो बताया उसको याद रखो। ये इंटर का ही लेक्चर है, फिर बता रहा हूँ यार, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं, इतनी एक्स्ट्रा चीज़ पे नहीं जाना है। जो मैं बता रहा हूँ वो एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ है वो सब नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ याद रखो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, क्योंकि इंटर से ही निकलेगा ना एप्टीट्यूड, और कहाँ से निकलेगा। बट इंटर से सब कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ। डेरिवेशन करने नहीं आएगी, सिंपल सी चीज़। बात समझ में आ गई? केएसपी कैसे निकालते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए होता है जिसमें आयंस बन रहे होते हैं, और ये स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है। NaCl के लिए हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे भाई। जैसे कि न्यूमेरिकल यहाँ पर आया हमारे पास, AgCl की सॉल्युबिलिटी इतनी ग्राम पर डी एम क्यूब है 25 डिग्री पर, और मॉलिक्यूलर मास AgCl कितना है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए। तो AgCl है, पानी में डाला है इसको, Ag प्लस Cl माइनस बना, केएसपी बराबर हो गया Ag प्लस की कंसंट्रेशन, और अब ये पोलैरिटी तो दिया हुआ नहीं, क्या दिया हुआ है? सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, किससे डिवाइड करेंगे? AgCl के मॉलिक्यूलर मास से कितना दिया हुआ है? 143.5। तो इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को यहाँ और यहाँ पुट करके केएसपी निकाल लेंगे, ठीक है। अब वो केएसपी क्या निकलेगी? यूनिट क्या आ जाएगी उसकी केएसपी की? वो बता सकता है? मोलरिटी का स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ओपन अप करके बोले तो एक्सपेंड करके मोल स्क्वायर पर डीएम की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। बाकी सही समझ गए? अगर सॉल्युबिलिटी दिया जाए और केएसपी बताना हो तो सॉल्युबिलिटी को मोलरिटी बनाएंगे, देन उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे मोलरिटी। भाई यही आता है एप्टीट्यूड क्लास, इस तरह से सिंपल। आपको अगर सॉल्युबिलिटी दे दिया जाए, अगर मोलरिटी दे दिया जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है? यहाँ मोल ग्राम पर डीएम क्यूब दिया हुआ है, दैट्स वाई डिवाइड करना पड़ा। अगर नहीं दिया होता तो डायरेक्ट पुट कर दे, तब भी आंसर आ जाता। क्योंकि हमेशा दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ब्रैकेट इन केमिस्ट्री। इसके अंदर अगर आप कंसंट्रेशन के अलावा कोई और यूनिट रखोगे, सॉल्युबिलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, कुछ भी रखोगे तो वाजिबुल कत्ल हो जाओगे उसके अंदर, ठीक है। सजाए मौत सुना दी जाएगी तुम्हें। क्यों? चूँकि ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट होता है, हराम है इसके अंदर इसके अलावा और कुछ रखना। सिर्फ क्या रखेंगे? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, बस। कोई सॉल्युबिलिटी इसके अंदर नहीं आ सकता। जो रखते हैं वो बेवकूफ़ है भाई, क्यों रख रहे हो? तो इसलिए हमने डायरेक्ट पुट नहीं किया इसको इस वैल्यू पे, पहले हमने डिवाइड करके मोलैरिटी बना लिया। सही है? इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे बढ़े, इसको छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी, बस ये एक आखिरी चीज़, इसको देख लें भाई। एक सॉल्ट था AgCl, बन गया Ag प्लस और Cl माइनस, कह दिया इक्विलिब्रियम पर नहीं, किसी भी पोजीशन पर Ag प्लस और जो Cl माइनस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है ना, इसको हम लोग IP कह रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ये मिसाल के तौर पे आ जा रहा है 3 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी का स्क्वायर, और इसके लिए जो केएसपी की वैल्यू है वो तो 3 × 10⁻⁻⁶ मोलरिटी का स्क्वायर।
बताओ अगर हम किसी एक केस पे ये है इस सॉल्ट की, और हमने किसी भी कंडीशन पर दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। अब जैसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन याद है आपको, वहाँ क्यू निकाल लेते रिएक्शन कोशेंट, यहाँ निकालते हैं आईपी। अब बताना होता है बताए कि ये AgCl इस कंसंट्रेशन पर प्रिसिपिटेट आउट होगा कि नहीं, पीपीटी बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी। तो यार देखो वैल्यू देखो, ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू। अगर आयनिक प्रोडक्ट बड़ा होगा KSP से तो पीपीटी विल फॉर्म, और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी KSP से तो फिर तो ये 2 पॉइंट याद रख लेना है आयनिक प्रोडक्ट के हवाले से। अगर बड़ा होगा KSP से तो पीपीटी बनेगी, छोटा होगा तो नहीं बनेगी। क्लियर है, बस ये याद रख लें, लास्ट पॉइंट था ये।